हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेसन क्लासेस। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए। दोस्तों, उसका आज सेकंड क्लास हम देखते हैं चॉइसेस ऑफ बिजनेस। हमने दोस्तों लास्ट क्लास में देखा था चैप्टर की हमने आउटलाइन कवर कर ली थी, जिसमें टाइप ऑफ बिजनेस, चॉइसेस ऑफ बिजनेस और कुछ फैक्टर बताए गए थे और कंपनी सेक्रेटरी का भी एडवाइजरी रोल बताया गया था, जो अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि उन्हें कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑप्ट करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी कुछ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमें 10-11 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बताए गए थे, आप ये देख सकते हैं। तो इसी में से हमें कोई एक बिजनेस अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए थे जिनको हमें बेस रखना है कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करते टाइम पर। तो नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी, स्केल कितना होगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, मैनेजरियल एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हमें खुद को रखना है या फिर डिवाइड करना है, शेयर करना है किसी के साथ में। टैक्स इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग भी हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव कर सकते हैं, सिक्रेसी के अकॉर्डिंग, मैनेजरियल नीड्स के अकॉर्डिंग, या फिर इंडिपेंडेंस, हम फ्रीडम चाहते हैं या फिर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस चाहते हैं। और दोस्तों लास्ट है रिस्क एंड लायबिलिटी, हम कितनी चाहते हैं उसके बेस पर भी हम अपने बिजनेस का चुनाव कर सकते हैं। तो आपको सजेस्ट देना है अपने क्लाइंट्स को कि सर आप ये वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हैं या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल बैठता है। अब आप हमें बताइए कि आप ये वाला ही करना चाहते हैं या फिर कोई और करना चाहते हैं। कल को आप हमसे ये नहीं कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं हमें कि इसमें ये कंप्लायंसेस होते हैं, इसमें इतना सारा खर्चा है। फिर क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अगर झूठ बोल करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा देंगे किसी भी छोटे से बिजनेस के लिए, तो वो उसके एनुअल कंप्लायंसेस भी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि एनुअल कंप्लायंसेस में ही ऑडिटिंग और एनुअल फाइलिंग टैक्स आईटीआर में ही उसके 20 से 25,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल पर्सन, छोटे से बिजनेस वाला इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। और ऊपर से जीएसटी फाइलिंग की वो मंथली फीस भी आपको पे कर रहा होगा। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्लास, चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप। अगर कोई पर्सन स्टार्टअप करने जा रहा है, आपने देखा होगा ओयो का स्टार्टअप हुआ, चायोज का स्टार्टअप हुआ, एमबीए चाय वाले का स्टार्टअप हुआ। तो अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, कहता है कि सर मुझे ना एक स्टार्टअप करना है, मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मैं कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करूं, ये आप मुझे बताइए। तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, किन किन बातों को ध्यान रख के करेंगे। हमने जो फैक्टर डिस्कस किए हैं 10 के 10 फैक्टर को, या और भी कोई 1-2 फैक्टर आ सकता है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उन सब फैक्टर को हम करेंगे, उनको पॉइंट आउट करेंगे, तब उसको सजेशन देंगे कि सर आप ये वाला करिए अगर आपको फंडिंग चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग। अब हमें चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करनी है स्टार्टअप के लिए। तो यहाँ पर देखना, अगर हमने कंपनी चूज की यानी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, दोनों को हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। अगर हमने कंपनी चूज की है, नॉर्मली लोग स्टार्टअप करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड ही चूज करते हैं, बाद में वो लोग पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो ये तो हो गई कंपनी। और इस कंपनी में 220 में दोस्तों सारी की सारी कंपनी आ जाती हैं, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट हो, ओपीसी हो या फिर निधि हो, सारे तरह की कंपनी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। एक कंपनी बनाने के फीचर्स क्या हैं दोस्तों। स्टार्टअप प्रेफर्स कंपनी एज ए बिजनेस स्ट्रक्चर, स्टार्टअप प्रेफर करते हैं कंपनी को एज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। क्यों प्रेफर करते हैं, इजी आउटसाइड फंड रेजिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। दोस्तों अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग लेने जाते हैं तो वो इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट शॉर्ट में बताना चाहूँ तो दोस्तों ऐसे लोग होते हैं जो नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं, और नए बिजनेस में पैसा लगाना एक तरह से रिस्कफुल रहता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहता है। लेकिन दोस्तों अगर नया कॉन्सेप्ट है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो काफ़ी ऊपर तक भी ले जा सकता है। तो वो लोग रिस्क लेकर के पैसा लगाते हैं नए बिजनेस में। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी यानी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट ईजिली पैसा लगा देते हैं, बिकॉज उनको हम शेयर इशू कर देते हैं 45% का, या लेस देन 50 का ही आप शेयर उनको इशू करना सजेस्ट करें अपने क्लाइंट को।
लिमिटेड दोस्तों लायबिलिटीज रहती है, लिमिट्स द लायबिलिटीज ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, जितनी कैपिटल के उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए हैं उतने की ही उनके ऊपर लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा की उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, जब तक कि उन्होंने मतलब कि कोई फ्रॉड ना किया हो, जैसे सालोमन वर्सेस सालोमन आपने केस पढ़ा होगा, उस तरीके का कोई फ्रॉड ना किया हो, तब तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। लो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है दोस्तों, आप देखेंगे अगर आपकी कैपिटल 15 लाख तक की रहती है तो कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी आपकी फिर भी लगेगी, नेम अप्रूवल के 1000 रुपये लगेंगे और स्टैम्प ड्यूटी स्टेट के अकॉर्डिंग लगेगी, स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है अप टू 15 लाख की कैपिटल पर 0 है दोस्तों, तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हमारी वहीं कम हो गई है। रिक्वायर्स ग्रेटर कंप्लायंसेस, यानी कि कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर करता है, यानी कि हर चीज़ की रिपोर्टिंग हमें देनी होती है, ठीक है। ऑडिटर ने कितना पैसा लिया, कौन ऑडिटर है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए अगर एप्लीकेबल हैं तो, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हर किसी कंपनी को रिपोर्ट करना जरूरी है। CSR अगर एप्लीकेबल है तो वो भी रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, एनुअल फाइलिंग, ITR, GST वगैरह। तो इससे क्या होता है, जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है उनको क्या मिलती है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है, उनको लगता है कि बिजनेस अब कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, बिकॉज इतने सारे वो कंप्लायंसेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमसे कुछ छुपा नहीं रहा है, अगर छुपाएगा तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। इसके बाद क्या, फ्यू टैक्स एडवांटेज, अगर आपका बिजनेस स्पेसिफिक है, सेगमेंट स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, आपने SEZ जोन में कुछ वो कर दिया, आपने गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, आपने कुछ उस तरीके का बिजनेस अपना सेटअप किया, तो आपको कुछ दोस्तों टैक्स एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, हमारी कंपनी के फॉर्म में क्या होता है, हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, यानी कि कंपनी के ओनर और कंपनी का मैनेजमेंट अलग अलग हो जाती हैं और कंपनी एक अलग पर्सन हो जाती है, कंपनी का ओनर, शेयर होल्डर और जो भी है कंपनी है एक अलग अलग पर्सन हो जाते हैं, तो शेयर होल्डर को कोई रिस्क नहीं रहता है। परपेचुअल बिजनेस, परपेचुअल सक्सेशन रहती है, यानी कि मेंबर्स, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में 12th में भी, मेंबर्स यानी कि मेंबर्स मे कम आउट और मेंबर्स इस तरीके से कुछ होता है, तो ओनर्स आ सकते हैं, ओनर्स जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस हमारा चलता रहता है। बिजनेस का रूल ही क्या है बेसिक अकाउंटिंग का, कि ओनर्स जा सकते हैं, ओनर्स आ सकते हैं, लेकिन बिजनेस हमारा चलता रहता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है दोस्तों, यानी कि हम अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी शेयर होल्डर है जब उनको लगेगा कि मुझे अब अपने शेयर को बेच देना चाहिए तो वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये हमें मिलते हैं अगर हम एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करते हैं स्टार्टअप के लिए, तो हमें इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। ये हम 5-6 डिस्कस करेंगे, चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप। इनमें से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं स्टार्टअप के लिए, कि आप या तो ये आ जाएगा कि स्टार्टअप के लिए कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे अच्छा है, तो उसमें आप लिखे देंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और अगर दोनों में प्रेफरेंस पूछे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और या फिर आपको पूछ सकता है कि स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसा है, LLP कैसा है, OPC कैसा है, पब्लिक लिमिटेड कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, रिलेटिवली चीपर अप्रोच टू इनकॉर्पोरेट एज कम्पेयर टू कंपनी। दोस्तों कंपनी से भी सस्ता इनकॉर्पोरेट हो जाता है, कंपनी से भी कम खर्चा लगता है। एक डायरेक्टर के आपको DSC लगाने पड़ेंगे, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको सिर्फ एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर के डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होंगे। 500 रुपये की हमारे फिलिप आता है और 50 रुपये का हमारा जो है फॉर्म 3 फाइल होता है, और स्टैम्प ड्यूटी हमें जो एग्रीमेंट में देनी होती है वो अलग रहती है, वो स्टेट वाइज है, कहीं पर 1000 रुपये, कहीं पे 500 रुपये, कहीं पे 250 रुपये है। तो हमारा 2000 रुपये में अप्रोक्सीमेटली LLP बन के तैयार हो जाती है, अदर देन प्रोफेशनल फीस। एंड रिक्वायर्स फ्यूअर कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस भी दोस्तों बहुत कम है कंपनी के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उसे LLP सजेस्ट करें, बिकॉज इसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। आप खुद से ही बैलेंस शीट वगैरह बना करके, अगर आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग की भी नॉलेज है तो खुद से ही बैलेंस शीट वगैरह बना करके भी, जब तक उसकी टर्नओवर 40 लाख या जो कॉन्ट्रीब्यूशन है क्रॉस नहीं करता थ्रेशोल्ड लिमिट को, तो तब तक आप खुद से ही बैलेंस शीट वगैरह बना करके एनुअल रिटर्न कर सकते हैं।
इट्स मेन इम्प्रूवमेंट ओवर जनरल पार्टनरशिप। जो हमारी जनरल पार्टनरशिप फॉर्म है उससे ये इम्प्रूवमेंट वर्जन है। लिमिट्स द लायबिलिटीज ऑफ इट्स पार्टनर्स टू द कंट्रीब्यूशन। जैसे कि दोस्तों शेयर होल्डर के केस में, कंपनी के केस में शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कितनी, जितने के उन्होंने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं। वहीं दोस्तों एलएलपी के केस में लायबिलिटी कितनी हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, कितनी, जितने की उन्होंने कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अगर उन्होंने 25% का लिखा हुआ है तो जितने की कैपिटल है वो 25% के लिए ही लायबल है, वो उससे ऊपर 1 रुपये के लिए भी लायबल नहीं होंगे। आगे देखते हैं एलएलपी के कुछ हम फीचर्स देखते हैं। लो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लायंसेस काफ़ी कम है, फ्यूअर कंप्लायंसेस हैं। नो लिमिट्स टू नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर पर एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं। टैक्स एडवांटेज है दोस्तों। इन सब केसेस हमारा जो है या तो आप सेगमेंट वाइज लग जाएंगे, जो हम कंपनी के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर R&D वगैरह कुछ गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अगर हम अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो वहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों DDT नहीं है। अगर हम कंपनी के केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें DDT लगता है। DDT का मतलब है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लोन टू पार्टनर्स आर आल्सो नॉट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अगर हमने अपने पार्टनर को लोन दिया और कंपनी को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल इनकम नहीं है। LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट विद सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। तो जो कंपनी में था, कंपनी के शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के बीच में, तो LLP भी वैसे ही एक सेपरेट लीगल पर्सन है, एक अलग पर्सन है अपने ओनर से। और परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनर्स आए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस हमारा चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर LLP आपका चॉइस होता है स्टार्टअप के लिए एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये सारे पॉइंट लिख देंगे। मैंने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज आपके लिए बनाई है, तो आप चाहें तो ये नोट कर लें साथ के साथ में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपको लिंक नहीं मिलेगा, जब ये क्लास डल रही है आपको 15 से 20 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में लिंक मिल जाएगा। तब तक आप चाहें तो ये क्लास नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर में। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत शॉर्ट नोट बनाए हैं और 100% कवरेज के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेड बाय MCA। जो हमारी LLP होती है MCA से एडमिनिस्ट्रेड होती है, यानी कि ROC के पास रजिस्टर्ड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हमारा आएगा पार्टनरशिप फॉर्म, जो जनरल पार्टनरशिप फॉर्म होती है। जनरल पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, इज ए बिजनेस स्ट्रक्चर इन विच 2 और मोर इंडिविजुअल मैनेज एंड ऑपरेट ए बिजनेस। 2 और मोर इंडिविजुअल मैनेज एंड ऑपरेट करते हैं बिजनेस को इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट आउट इन द पार्टनरशिप डीड। हमने एक डीड बना लेते हैं, पार्टनरशिप डीड, उसमें लिख देते हैं कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एग्रीड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म बाय दिस नेम ऑन दिस डेट एंड दे डिड दिस। ये उनके ड्यूटीज होंगे, ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ये फर्म का ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पर फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम या जो हमारे पार्टनर हैं वो बिजनेस ऑपरेट करते हैं। उस जो टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें लिखे होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। फीचर्स ऑफ जनरल पार्टनरशिप फॉर्म देखते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू देयर पर्सनल एसेट्स। तो जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म होती है इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कितनी हो सकती है दोस्तों, अनलिमिटेड हो सकती है, उनकी पर्सनल एसेट्स तक उसमें आ सकती हैं। तो इसको हमें लोग करते हैं, लेकिन अब जो मॉडर्न लोग कर रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर वो नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप में जा रहे हैं। इजी टू स्टार्ट है, एज रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो इजी टू स्टार्ट है। हमें सिर्फ क्या करना है दोस्तों, हमें सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड बना देना है और हमें उसके बाद में इसका कुछ भी नहीं करना है। इजी टू स्टार्ट है दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड बना करके उस पार्टनरशिप डीड पर एक स्टैम्प पेपर पर प्रिंट करना है। स्टैम्प पेपर कितने का लेना है दोस्तों, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो आप एक बार देख लें, ऐप से वेरीफाई कर लें। और उसके बाद में हमें नोटरी करा करके अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर हमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, वो GST एप्लीकेबल है, तो दोस्तों हमें पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है और फिर हम अपना GST ले सकते हैं। उसके बाद हम ईजिली अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं।
सबसे कम कंप्लायंसेस है दोस्तों, मिनिमल कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू LLP। LLP में एनुअल फाइलिंग भी होती है फॉर्म 11 एंड फॉर्म 8 की। लेकिन दोस्तों अगर पार्टनरशिप का केस में हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमें अगर GST है तो GST रिटर्न फाइल करनी होती है, और अगर GST नहीं है तो दोस्तों हमें सिर्फ एक इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करनी होती है साल में एक बार, और उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना होता है कंप्लायंसेस के नाम पर। मोर कैपिटल कैन बी ब्रॉट टू बिजनेस। अगर हमारे ज़्यादा पार्टनर हैं, जितने ज़्यादा पार्टनर हैं उतनी ज़्यादा हमें कैपिटल की भरमार हो सकती है, कैपिटल आ सकती है और नॉलेज भी आ सकती है, क्योंकि अलग अलग पार्टनर अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते होंगे। नेक्स्ट हम दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप को मैनेज कौन करता है, ओन्ड एंड मैनेज बाय ए सिंगल पर्सन। जो उसका ओनर होता है वही मैनेज करता है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को। फीचर्स क्या हैं दोस्तों इसके, देख लेते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में हमने देखा। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी इनकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, अपने आप में एक पर्सन नहीं है। तो जब पर्सन नहीं है तो इनका पर्सन कौन है, जो इनका ओनर है, और ओनर की फिर क्या होगी भाई, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। देयरफॉर द ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी विद रिगार्ड टू ऑल द डेब्ट। जो भी डेब्ट है, जो भी लायबिलिटीज है, उसके रिगार्ड जो ओनर है, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में आपने देखा पार्टनर्स, और सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन होगा, एक सिंगल ओनर होगा। तो उसकी पर्सनल असेट्स तक यहाँ पर आ सकती हैं अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो। इजी टू स्टार्ट है, ये जरूर है दोस्तों। प्रोप्राइटरशिप के लिए अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी कि आपकी प्रोप्राइटरशिप जब मानी जाएगी जब आप ये वाला रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। There is no such thing as registration in case of proprietorship. Proprietorships are recognized by other registration such as GST registration. तो इसके लिए अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन हम ले सकते हैं, जैसे GST रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑप्शनल भी ले सकते हैं, या फिर मैंडेटरी है कैपिटल यानी कि टर्नओवर के अकॉर्डिंग, तब भी हम ले सकते हैं। या फिर दोस्तों शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, MSME रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं ट्रेड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड आप लाइसेंस ले सकते हैं। फुल कंट्रोल होगा, फुल कंट्रोल किसका होगा, जो इसका ओनर है, सोल ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है, उसी का फुल कंट्रोल भी होगा। डायरेक्ट मोटिवेशन, उसको खुद को मोटिवेशन आएगी अपना प्रॉफिट को देख करके, किस तरीके से उसका बिजनेस चल रहा है, वैसे ही उसके अंदर मोटिवेशन आएगी, कहेगा भाई आज तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरा, तो वो 5 लाख रुपए कमाने के लिए उससे और ज़्यादा मेहनत करेगा, तो उसके डायरेक्ट मोटिवेशन आएगी, क्योंकि सारा का सारा उसको मिलेगा। सेक्रेसी है, सबसे ज़्यादा सेक्रेसी वो मेंटेन कर सकता है, जो भी उसके ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी और पर्सन का इंटरफेरेंस कुछ है ही नहीं है। सिंपल डिजोल्यूशन है, अगर आपको बिजनेस क्लोज करना है, बंद करना है, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें आपको कहीं फाइलिंग वगैरह नहीं करनी है। GST नंबर सरेंडर कर दो, MSME सरेंडर कर दो और आपका बिजनेस क्लोज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा OPC 1% कंपनी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ OPC वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एज ए स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट ओवर सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म को इम्प्रूव करके 2008 में पार्टनरशिप की जगह LLP एक्ट लाया गया था, वैसे ही OPC लाया गया था सोल प्रोप्राइटरशिप को इम्प्रूव करके कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, तो क्योंकि इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि इसमें सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन गई, LLP की भी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, वो अपने आप में अलग है, और वैसे ही OPC एक कंपनी है, तो कंपनी अपने आप में एक लीगल पर्सन है, अलग पर्सन है, तो वैसे ही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। OPC के केस में मेंबर सिर्फ एक हो सकता है, इंडियन रेजिडेंट, लेकिन डायरेक्टर 15 तक हो सकते हैं नॉर्मली। फीचर्स देखते हैं OPC के। फॉर सोल एंटरप्रेन्योर, अगर आप अकेले एंटरप्रेन्योर हो, अकेले स्टार्टअप करना चाहते हो, सेम पर्सन विल बी शेयर होल्डर, प्रमोटर एंड इवन कैन बी क्रेडिटर। क्रेडिटर वो देखो दोस्तों, शेयर होल्डर और प्रमोटर तो वो खुद ही होगा, लेकिन डायरेक्टर वो खुद भी हो सकता कि एक डायरेक्टर ही परमिसेबल है OPC के केस में, लेकिन अगर आप चाहें तो 15 तक कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर सिर्फ एक ही होगा और एक उसका नॉमिनी होगा।
हायर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। दोस्तों वाइल नो बोर्ड मीटिंग कंडक्टेड, अगर एक ही डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग आप कैसे करोगे, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। 6 मंथ में एक बोर्ड मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट है ओपीसी के केस में, चाहे एक डायरेक्टर है या फिर एक से ज़्यादा है, एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन कोई बोर्ड मीटिंग वगैरह नहीं है, बिजनेस छोटा है, लेकिन क्या है, स्टेचुअरी ऑडिट मैंडेटरी है। स्टेचुअरी ऑडिट क्यों मैंडेटरी है, बिकॉज जो हमारी सेक्शन है ऑडिट वाली उसमें मैंडेटरी लिखा हुआ है कि एवरी कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसको स्टेचुअरी ऑडिट करानी मैंडेटरी है। तो एवरी कंपनी के डेफिनेशन में ओपीसी भी आती है, इसीलिए ओपीसी पर भी स्टेचुअरी ऑडिट मैंडेटरी हो जाती है। एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, और काफ़ी सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट भी फाइल करना जरूरी है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न, डायरेक्टर केवाईसी, सीएसआर रिलेटेड फंड, सीएसआर तो खैर इसमें कवर होगा ही नहीं, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम टैक्स एडवांटेज। थोड़ा बहुत हाँ टैक्स एडवांटेज है जहाँ पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक है या फिर एसईजेड वगैरह में कोई प्रोजेक्ट अपना सेटअप किया हुआ है। लो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड में भी लो है तो इसमें भी लो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। चैप्टर का नाम क्या था, चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था चैप्टर की आउटलाइन हमने देखी थी। चैप्टर की कौन कौन सी आउटलाइन है, तो चैप्टर की हमने आउटलाइन देख ली थी कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हमने क्या देखे थे दोस्तों, हमने कुछ फैक्टर्स इसमें देखे थे, और हमने कंपनी सेक्रेटरी का इसमें रोल भी है। हालांकि चैप्टर में आपको कुछ नहीं मिलेगा इस रोल के रिगार्डिंग, लेकिन अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, कंपनी सेक्रेटरी वाइल प्लेइंग एडवाइजरी रोल would help the clients in deciding about the type of organization one may opt। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि इतने सारे हमारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इतने सारे हमारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फैक्टर हमारे कुछ हैं, और उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि हम स्टार्टअप के लिए अगर हम कौन सा बिजनेस चूज करते हैं और उस बिजनेस के क्या क्या फीचर रहेंगे, वो बिजनेस दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से बेटर है। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, तो आपको वहाँ लिख करके आना है डिफरेंस भी अगर आए तो, क्योंकि हमने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।